नमस्कार, मैं हूं नारायण कौशिक। आप देख रहे हैं MG TV। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसलिए विश्व के हर कोने में अपने अपने तरह से अपने अपने अंदाज में पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में हम पर्यावरण के प्रति सचेत हैं? क्या हम पर्यावरण की महत्ता और उपयोगिता को जानते हैं? सिर्फ औपचारिकता रूप निभा करके हम इसे छोड़ देते हैं, ऐसा तो नहीं है। क्या मानव जाति में हम पर्यावरण को लेकर के कितने सचेत हैं, कितने उनकी उपयोगिता है, उनकी महत्ता क्या है? वन्य प्राणियों को लेकर के और जीव जंतु पेड़ पौधों को लेकर के मानव जाति इस पर्यावरण को सहेजने के लिए कितना उत्तरदायी है? इन तमाम विषयों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ में धमतरी जिला के वन विभाग के सबसे बड़े अधिकारी DFO सतविसा समझदार जी मौजूद है। हम उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। मैम जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे पूरे MG TV पूरे दर्शकों की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस पर आपको धन्यवाद। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि जो पर्यावरण है ये है क्या? ये शब्द क्या, आमतौर पर लोग समझते हैं कि पर्यावरण मतलब सिर्फ पेड़ पौधे, उनको सहेजना, उसको सुरक्षित और संवर्धित करना। तो क्या ये वन्य प्राणी और मानव जाति भी इसमें समाविष्ट है इस विषय पर? पर्यावरण एक बहुत ही बड़ा शब्द है। पर्यावरण में सिर्फ जीवित प्राणी ही नहीं आते हैं, बल्कि जो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, जो हमारे पानी है, जो नदियाँ है, जो समुंदर है, वो सारे सब कुछ, इवन जो आपके पत्थर है, जो आपके रेत है, वो भी आपके पर्यावरण के तहत ही आते हैं। पर्यावरण एक पूरा सिस्टम है जो रहने के लिए एक बात का, जो पृथ्वी में प्राण इसलिए आया है क्योंकि पृथ्वी में एक पर्यावरण था जिसमें प्राण संभव हो पाया। पर्यावरण को हम क्यों संरक्षित करें? इसकी क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में लेकर के? पर्यावरण है तभी हम है। पर्यावरण अगर नष्ट हो जाएगा तो फिर, या दूषित हो जाएगा तो फिर अन्य प्राणी तो क्या, इंसान, सब प्राणियों में जो प्राणी सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा शायद वो इंसान है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल नीड के ऊपर खुद को डिपेंडेंट कर चुके हैं। हमारे नीड्स बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ये संतुलन गड़बड़ाने से जो प्राणी शायद सबसे पहले विलुप्त हो जाएगा वो इंसान होगा। शायद इंसान चले जाने के बाद इस धरती में दोबारा पेड़ पौधे सारे प्राणी आ जाएंगे, पर इंसान नहीं आ पाएंगे। तो फिर ये सोचना हमें बंद करना चाहिए कि हम पर्यावरण किसी शेर को या किसी हाथी को बचाने के लिए कर रहे हैं। हम जो दिन रात मेहनत करके हाथी को बचा रहे हैं या शेर को बचा रहे हैं, पर्यावरण को बचा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही है ताकि मानव जाति जिंदा रहे और हमारे बच्चे भी जीवित रह पाए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, सबसे पहले मरने वाले इंसान होंगे और एक प्राणी जो कभी वापस नहीं आएगा वो भी इंसान होगा। शायद बाकी सारे पेड़ पौधे और प्राणी वापस आ जाएंगे। ये आमतौर पर लोग पेड़ पौधे लगा देते हैं और उसको फ़ोटो खींच करके ये कहते हैं कि हम पर्यावरण प्रेमी हैं, उनको सहेजते भी नहीं, जबकि 3 साल 5 साल उनको देख रेख करना पड़ता है। तो फिर क्या वो पर्यावरण के प्रति वो प्रेमी हुए? क्या वो पर्यावरण सहेजने के काम कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर जंगलों में वन्य प्राणियों का शिकार भी किया जा रहा है? देखिए, आपने यहाँ पे 2 अलग अलग बातें कही है। एक तो पहले बात जो है, कभी कभी हम देखते हैं बच्चे पेड़ लगा रहे हैं, इसको मैं संपूर्ण रूप से नकारात्मक रूप से नहीं देखना चाहती हूँ। अगर छोटे उम्र से, एकदम बचपन से वो एक दिन एक पेड़ भी लगाता है, देखिए एक बच्चा नेचुरली भावुक होता है, जो ग्रोन अप होता है यानी कि एडल्ट होता है वो कम इमोशनल हो जाता है बड़े होते होते, पर एक बच्चा भावुक होता है। और अंग्रेजी में एक कहावत है, कैच देम यंग। कम उम्र में जो चीज़ दिल को छू जाता है वो चीज़ आप ज़्यादा दिन तक रहता है। हर साल अगर वो एक पेड़ लगाता है तो उसका एक उतना मनसा रहता है देखने का कि अच्छा, मेरा वो वाला पेड़ तो जिंदा है। इसके लिए शायद बाहर में अगर कोई लोग औपचारिक रूप से कर भी रहा है, उस औपचारिकता से ये इफेक्ट होता है कि एक बच्चा जो वो देखता है उसको मन करता है कि मैं भी लगाऊंगा, जैसे होता है टीवी में देखने से। तो वो जो पेड़ को लगाता है तो उसको वो संवारता है, उसको वो सहेजता है, टेक केयर करता है और उसमें एक भावना पैदा होता है। तो इसलिए उसका, हाँ ऑब्वियसली ज़्यादा देख रेख शायद करने से ज़्यादा अच्छा होगा, पर इसको एकदम ज़ीरो इफेक्ट हम नहीं कह सकते हैं।
दूसरे बात जो आप कर रहे हैं शिकार का, ये बात हम कहना चाहते हैं कि आज के देश में हमारे जो भारत के लोग हैं उनमें ये सेंस की शिकार करना नहीं चाहिए, ये बहुत आय तक बढ़ चुका है। और ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व होता है कि भारत के जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो वन ऑफ द स्ट्रिंजेस्ट एक्ट है पूरा दुनिया में। पूरा दुनिया में कोई ना कोई वाइल्ड लाइफ को किसी ना किसी नियम के तहत में किसी ना किसी जगह में शिकार करना अलाउड है। हमारे देश में शिकार करना बहुत कठिन है एवं एकदम ही परमिसेबल नहीं है एवं हम कड़ी से कड़ी सज़ा देते हैं। और जहाँ पे भी अभी हम जैसे फोकस कर रहे हैं धमतरी जिला में, आप लोगों को ध्यान होगा 1-1.5 हफ्ता पहले एक तेंदुआ को हम लोगों ने रेस्क्यू करके जंगल में छोड़े थे। उसका कारण क्या हुआ था देखा जाए तो एक बच्चा जंगल के अंदर गया था, तब उसको चोट पहुंची थी, बहुत ही दुखद घटना था, पर लोगों का उसके ऊपर आक्रोश बढ़ रहा था। शिकारियाँ यही स्थिति में पलते हैं, लोगों का उसके ऊपर गुस्सा होता है, तब जो शिकारी है वो शकुन के जैसा मंडराते हैं। इस लोगों के, सामान्य लोगों के, ग्रामीण साधारण सिंपल लोगों के इस गुस्से का इस्तेमाल करके वो जानवर को मारते हैं और उसके खाल के शिकार करते हैं। इसीलिए हमने अपने विभाग से उसको वहाँ से निकाल के अभयारण्य में छोड़ दिया ताकि ये स्थिति उत्पन्न ना हो। पर्यावरण हो या वन्य जीव हो, इसमें वन विभाग का जो सबसे बड़ा रोल है इमोशन और प्रैक्टिकलिटी दोनों का समन्वय करना। ठीक है, यदि हम वन्य प्राणियों को सहेजते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी घटनाएं, हम धमतरी जिले की ही यदि बात करें तो कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। अभी जिस घटना का जिक्र आप कर रहे थे उसमें भी एक बच्चे को मौत का सामना करना पड़ा, मौत के मुंह में उनको जाना पड़ा। और यदि वन्य प्राणी को हम खुले छोड़ते हैं, रोष भी स्वाभाविक है यदि कोई बच्चा की मौत होती है, तेंदुए का या और कई तरह से यहाँ जो जंगली जंतु है वे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे हम बोले हैं वो केस में भी जैसे क्या हुआ था, बहुत ही दुखद घटना था। वो बच्चा जंगल के अंदर गया था। यहाँ पे हम लोगों का भी जैसा आप बोले कि पर्यावरण क्या बचाइए, क्या सिर्फ पौधा लगाने से होगा, इसके साथ एक चेतना भी ज़रूरी है। हमने तो आधे से ज़्यादा जंगल काट के अपना घर बना लिया। जंगल जितना पृथ्वी में था आज के दिन में उसका 33% भी बचा नहीं हुआ है। एक टाइम में उसका जो घर था, सोचिए वो घर कम होके, अब यही सोचिए आपका जो मकान होगा उस मकान में 2 कमरा 3 कमरा 4 कमरा जो होगा, कोई आके आपका वो 3 कमरा तोड़ दे, 3 कमरा तोड़ दे के एक ही कमरा रखे और उसमें भी वो चाहे कि उस कमरे में वो घुसेगा और आप उसके साथ अच्छे तरह से पेश आएंगे, तो आप बताइए एक इंसान होके क्या आप ये करेंगे? आप ये कभी नहीं करेंगे। वन्य प्राणी के साथ आज हुआ है ये। एक तो उसका घर उजाड़ हो चुका है हमारे इंसान के ज़रूरत के लिए, उसके बाद भी हम ये चाहते हैं कि उसका जो घर है वो घर भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस्तेमाल के लिए ही लिया जाए, ना कि उसके इस्तेमाल के लिए। देखिए कुछ चीज़ें, जैसे मैंने बोला मैं वन विभाग से हूँ, हम लोगों को प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है। हम प्रैक्टिकली ग्रामीणों को ये कभी नहीं बोल सकते हैं कि आप अपने गैया को लेके चरने नहीं जाओगे या कुछ करने नहीं जाओगे। हमको इसीलिए प्रैक्टिकलिटी क्या मेंटेन करना पड़ता है, जितना कम से कम हो, मानव और जानवर का सामना सामनी हो। लोगों को बताना कि बच्चे को अकेला जंगल में जाने ना दे, क्योंकि वन विभाग का जो काम है वो एक रस्सी के ऊपर चलना जैसा है। एक ग्रामीण के रोष को भी हमको सम्मान करना है, उनके ज़रूरत को भी हमको सम्मान करना है और उसको देखते हुए हमको वन्य प्राणी को भी बचाना है, पर्यावरण को भी बचाना है। ये ऑलमोस्ट एक रस्सी के ऊपर चलना जैसा होता है, जिसमें पैर इधर या उधर थोड़ा सा हो जाने पे भी गिरने का चांस है। तो
यही हम करते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर रोष हो तो उसको अलग कर दो। हाथी आ रहा है चारों तरफ, आप देख रहे हैं। हम क्या करते हैं, रात रात भर जाग के यही देखते हैं कि हाथी गांव के अंदर ना घुसे, जंगल में रहे, खेत में रहे, पर गांव के अंदर ना घुसे। लोगों में गुस्सा होता है, उसको भी हम समझाने का कोशिश करते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये जो मैं बताना चाहती हूँ, आप ये मत समझिए कि ये हम सिर्फ हाथी के लिए कर रहे हैं। तो पहले भी और कई घटनाएं हुई है, कभी बकरी को ले जाना, कभी गाय को ले जाना, इस तरह से घटनाएं हुई है। उससे लोगों में रोष पनपता है। इसका मतलब ये नहीं कि वे उसे उनका शिकार करें, लेकिन इसे हम किस तरह से बचा सकते हैं और किस तरह से हमें अवेयरनेस लाना चाहिए। हाँ, हमको जो ये करना है, हम लोग जैसे अभी क्या कर रहे हैं, पिछले 2 महीने से जैसे ही किसी जंगल में हाथी या कोई वन्य प्राणी का होता है, हम सुबह सुबह माइक से मुनादी करा देते हैं कि अभी आप जंगल के अंदर ना जाएं, जो बहुत ज़रूरी है। हम संपूर्ण रूप से मुनादी करवा दे रहे हैं कि प्लीज़ जंगल के अंदर मत जाइए कुछ दिन के लिए। फिर उसके बाद क्षति होने के बाद जितना हो सके जल्दी हम मुआवजा देने का कोशिश करते हैं, जितना मुआवजा बनता है यहाँ पे। और शासन के जो नियम है, शासन के जो मुआवजा है, वो वन विभाग के हाथ पे नहीं है। हम कोशिश करते हैं, जैसे अभी आप आने के पहले ही मैंने 3 फाइल साइन किए हैं मुआवजा के। हमारे प्रकरण आए थे, जैसे ही आ जाते हैं उसको हम पहले साइन करके उसको हम डिस्पोज कर देते हैं और लोगों के पास जा के समझाते हैं। और ये बोलने में मुझे बहुत खुशी है कि धमतरी जिला के जो नगरीय परिक्षेत्र के लोग हैं वो हमको बहुत मदद करते हैं, वो हमको बहुत मदद करते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, हमारे बात को समझते हैं कि वो भी एक वन्य प्राणी है। और क्योंकि धमतरी मेनली आदिवासी इलाका है, आदिवासियों में वन्य प्राणी के ऊपर प्रेम शुरू से ज़्यादा रहा है, क्योंकि वन्य प्राणी को ही वो अपना भगवान मानते हैं। शहर के लोग जैसे वो में जो वो चेतना नहीं है, वन में वन्य प्राणी और पेड़ पौधों को ही आदिवासी लोग जमाने से पूछते आए हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सांप आता है तो वो सांप काट भी जाता है तो उस सांप को वो मारता नहीं है, उसको वो नाग देवता मान के पूजा करके छोड़ देते हैं। ये जो चेतना जंगल के लोगों में है, रादर पर्यावरण दिवस में मैं यही चाहूँगा कि हमारे जंगल में रहने वाले लोगों में जो ये पर्यावरण के प्रति चेतना है, ये अगर शहर में भी आ जाए तो स्थिति बहुत अच्छी होगी। समय था मैम जब लोग, गांव के लोग, खास करके वनांचल क्षेत्र के लोग ईंधन के लिए लकड़ी काटा करते थे, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत घरों घर गैस सिलेंडर दे दिया गया है। उसके बाद भी वनों की कटाई निरंतर हो रही है। उनको हम कैसे रोकें, किस तरह से उनमें जागरूकता लाएं? हालांकि वन विभाग और अन्य विभागों के द्वारा तो किया ही जाता है, लेकिन वे उनके अंदर से समझें, ये कैसी चेतना आ सकती है? देखिए, सारे चीज़ों स्टेप बाय स्टेप होता है। लोगों में चेतना बहुत आया है। पहले से इल्लीगल लकड़ी का कटाई बहुत कम हुआ है। अभी जो कटाई जहाँ पे होने का कोशिश होता है वो ईंधन से ज़्यादा एनक्रोचमेंट के लिए होता है, कि वो एनक्रोचमेंट करने का कोशिश करते हैं। वहाँ पे वन विभाग कम्प्लीटली सक्रिय है। हमारे माननीय वन मंत्री की कड़ी निर्देश है कि कोई भी एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। तो माननीय वन मंत्री की आदेश से इस पे कड़ी नज़र रखी जाती है। और अगर अभी एनक्रोचमेंट का प्रयास को अगर रोक दिया जाए, क्योंकि शासन के मंशा से जो उज्ज्वला योजना हुआ है, इससे सच में पेड़ों का कटाई में काफ़ी मात्रा से कमी आई है। अभी लोग अपने जो गिरे पड़े लकड़ी है उससे उनका ईंधन का काम हो जाता है। उसके साथ जो नड़वा घड़वा गुड़वा बाड़ी हुआ है, इससे भी हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि गौठान में अब गाय रहते हैं, तो इसके लिए वो चढ़ाई वाले क्षेत्र के लिए जो कच्चे रिजेनरेशन है वो खाने के लिए नहीं जाते हैं। तो ये दोनों जो प्रोग्राम है, इस दोनों प्रोग्राम से पहले जो फॉरेस्ट के ऊपर प्रेशर था, एक तो उज्ज्वला से और नरवा गढ़वा घुड़वाबाड़ी, ये दोनों प्रोग्राम से जंगल को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। हिंसक पशुओं के बारे में तो बात की और उसमें चेतना भी आ रही, प्रयास भी हो रहा है,
इसके साथ आपके आने के बाद भी और उसके पहले भी निरंतर धमतरी जिला में, अन्य जिलों में भी चलते आ रहा है कि वन्य प्राणी को लोग शिकार करते हैं खाने के लिए, और अभी अभी फिलहाल सिंहपुर वन परिक्षेत्र में कार्रवाई भी हुई है, उसके बाद भी लोग नहीं डरते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें और क्यों ऐसा होता है? हम इसीलिए कार्रवाई कर रहे हैं, और उसके साथ जितना ज़्यादा हम कार्रवाई करेंगे उतना ज़्यादा डर आएगा। और ये एक लॉन्ग बैटल है, हर जगह का एक लॉन्ग बैटल है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप जैसे बोल रहे हैं कि पहले से ये कम ही हुआ है, पहले जो था उससे ये काफ़ी मात्रा में कम हुआ है। और जैसे जैसे कार्रवाई होगा उसके साथ, जैसे अभी मैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ चर्चा में था, तो वो यहाँ पे ही आए हुए थे कि जो हमारे कुछ एकदम ही आदिम जनजाति यहाँ पे रहते हैं, जिन लोगों को कानून का पता तक नहीं है, उनको आइडिया नहीं है, उनको किसी तरीके से अगर हेल्प कर पाए हम लोग, किसी दूसरे तरीके की कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन में अगर हम उनको जोड़ सके और उनका स्वभाव में परिवर्तन कर सके। जैसे आपने स्वच्छ भारत मिशन में देखे थे कि एक चीज़ होता है टॉयलेट बनाना, दूसरा चीज़ होता है टॉयलेट का इस्तेमाल करना, वैसे ही एक चीज़ होता है नियम बनाना, कार्रवाई करना, और एक चीज़ होता है कि उसी नियम को आत्मसात करना। उसके लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की भी ज़रूरी होती है। जैसे जैसे स्कूल शिक्षा बढ़ेगा, जैसे जैसे लोगों में पढ़ाई लिखाई बढ़ेगी, लोगों में वो चेतना आएगा, वो खुद ही ये समझेंगे कि इस जानवर को ज़िंदा रखना मेरे बच्चे को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है। एक तो मैं बोल रहा हूँ, अभी हम चर्चा कर रहे थे, एक तो इसको कैसे किया जा सकता है पहले वही बनाना है। हम जब देख रहे हैं ये है, और हमको लग रहा है कि लोगों के ऊपर सख्ती करके सब चीज़ नहीं हो सकता, लोगों को समझाना भी पड़ेगा, लोगों को समझाना का, तो इसीलिए हम चर्चा में है। अभी हम कोई योजना बना नहीं है, हमका ये, मेरा ये मानना है कि ये करना ज़रूरी है, और क्योंकि ये मेरा मानना है ये करना ज़रूरी है, हम मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ एक साथ बैठ के, दोनों एक साथ बैठ के, उनका भी ये सोच है, बहुत सकारात्मक सोच है, जिला कलेक्टर का भी ये सकारात्मक सोच है। इस सोच को लेके हम कुछ प्रयास करेंगे, अगर कुछ योजना हो पाया पहले बनाएंगे, अभी भी कुछ हम बनाए नहीं। देख के ये मुझे लगता है ये ज़रूरी है शिकार को बंद करने के लिए। सिर्फ नियम कानून का कड़ाई से पालन से ये नहीं होगा, ये योजना को लाना, ये इस तरीके से कुछ काम करना ज़रूरी है अगर हम शिकार को बंद करना चाहते हैं, तो ये मेरा मानना है। आजकल और पहले से भी वनों में आग लगने की घटनाएं अक्सर सुनाई देती है, खास करके गर्मी के दिनों में, और इसको रोकने के लिए वन विभाग बहुत पहल करता है, प्रयास करता है, लेकिन तब भी अदा कदा कहीं आग लग जाती है, उससे कई जीव जंतु तो मरते हैं, पेड़ पौधे भी मर जाते हैं। और ये बड़ी चेतना जागरूकता लंबे दिनों से चल रही है, तब भी लोग परहेज नहीं कर रहे। कैसे इसके लिए क्या किया जा सकता है? फायर ब्लोअर मशीन से उसको तत्कालीन रोका जाता है। हमारे अपने फायर वॉचर्स भी होते हैं। और क्या हो रहा है, किसी किसी जगह में छत्तीसगढ़ के नया इलाका में हाथी आ रहे हैं। रायपुर के ये जो इलाका है, यहाँ पे पहले हाथी नहीं हुआ करते थे। हाथी यहाँ पे 1-2 साल की बात है। तो लोगों में इनिशियल स्टेज में डर है, लोग अपना कभी कभी खेत बचाने के लिए आग लगाते हैं। लोगों को जाके समझाना पड़ेगा, लोगों को लाके बताना पड़ेगा कि ऐसे करने से उन्हीं को नुकसान होने वाला है। तो और हम लोगों को मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। जो हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम यही कोशिश करते हैं कि आग अगर लग भी जाए, उसको जितना कम से कम समय हो उतने कम समय में उसको बुझा दिया जाए। और इसके लिए इस बार कोरोना काल के रहते हुए भी हमारे सारे वन अमला पूरा टाइम, आप देखेंगे इस धमतरी में पूरा लॉकडाउन के पीरियड में एक भी वन अमला एक दिन भी छुट्टी नहीं लिए है। डीएफओ से लेके फॉरेस्ट गार्ड 24 घंटे फील्ड में रहे हैं, इसी के चलते हुए, ताकि एक तो लोगों को लघु वनोपज से रोजगार मिले। धमतरी जिला लगातार 2nd पोजीशन में रहा है लघु वनोपज में लोगों को रोजगार देने हुए। इस साल पहले बार इस साल से हमारे शहद प्रसंस्करण भी शुरू हुआ है, इससे भी ग्रामीणों को फ़ायदा मिल रहा है। 450 क्विंटल का तिखुर प्रसंस्करण हो रहा है।
एलोवेरा का भी प्रसंस्करण जो एक टाइम में धमतरी की शान हुआ करता था, उसको भी दोबारा शुरू किया जा रहा है। मैम बात खुली है तो ये तीनों शहद, एलोवेरा और तिखुर प्रसंस्करण के बारे में थोड़ा से हमारे दर्शकों को बता देंगे। देखिए, धमतरी जिला पहले से ही काफ़ी फेमस रहा है प्रसंस्करण के लिए, तो उसमें जो एकदम ही नया अभी शुरू हुआ है वो शहद है। कलेक्टर एक पुराना एक मशीन पड़ा हुआ था जो इस्तेमाल नहीं किया जाता था, उसी को हम लोगों ने रिपेयर करके हमारे यहाँ से ही शहद कलेक्ट करके उसका प्रोसेसिंग शुरू हुआ है और 1 हफ्ता 10 दिन से हमारे यहाँ से शहद निकल रहा है। बहुत अच्छा क्वालिटी का शहद है, प्रोसेस्ड होके निकल रहा है। इस साल हम लोगों ने 450 क्विंटल तिखुर का कलेक्शन करवा के उसका भी प्रोसेसिंग किए हैं। तिखुर यहाँ पे बहुत पहले से चल रहा है, या नया नहीं है। और यहाँ पे जब पुराने डीएफओ जैसे आलोक कटियार सर जब यहाँ पे डीएफओ बने थे, वो तब से यहाँ पे एलोवेरा प्रसंस्करण वो शुरू किए थे, जो किसी कारण से बंद होके पड़ा था। क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोबेशनर थी तो मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट था कि इसको दोबारा चालू करने का, इसलिए हमने फरवरी मार्च में ही 20,000 एलोवेरा का पौधे लगाए। 20,000 के एलोवेरा का पौधा वो अच्छे से डेवलप भी हो गया। फिर उस पुराने मशीन को ठीक करके तो वो मशीन अब चालू हो गया है। तो जो जिस चीज़ के लिए धमतरी ज़िला एक टाइम में मशहूर हुआ करता था, जगह जगह से लोग देखने के लिए आते थे, उसको हम फिर से शुरू कर रहे हैं। और एक चीज़ के लिए भी धमतरी ज़िला काफ़ी जाना माना जाता था, वो था उसकी वर्मी कंपोस्ट। तो वो सारे वर्मी कंपोस्ट जो टैंक है उसको हमने फरवरी मार्च और अभी तक पूरा ठीक किए। और ये गोठानों से हमने क्रय किए गोबर को, और उससे हमारे यहाँ पे आज के डेट में मुझे बताने में बहुत खुशी है कि कोलियारी में और उत्तर सिंहपुर में बढ़िया रेड अर्थवर्म का तैयारी हो रहा है, जो सबसे अव्वल क्वालिटी का माना जाता है। और उसके लिए धमतरी मशहूर हुआ करता था और फिर से धमतरी में वो होना चालू हो गया है। और इससे ये चलने से दोनों फ़ायदा होगा। जेएफएमसी से है तो ये ज़िला में हम लगातार गोबर का खरीदी भी चालू रख सकते हैं। क्षेत्रों में हमारे धमतरी जिला अव्वल है, या किन क्षेत्रों में और ज़्यादा काम कर रहा है जो पिछले दिनों लुप्त प्राय जो हो गया था? धमतरी जिला हमेशा ही एक अव्वल नंबर में रहा हुआ है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डीएफओ रहे हैं जिनको छत्तीसगढ़ राज्य में एक टीचर माना जाता है फॉरेस्ट्री का। फिर स्टैंडर्ड सिल्वीकल्चर प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, जैसे हम इस बार एक चीज़ कोशिश कर रहे हैं, जो प्राकृतिक पुनरुत्पादन में जो काम होता है उसका फेंसिंग का जो कार्य है वो हम बरसात के पहले ख़त्म कर रहे हैं, ताकि बरसात आने पे जो पुनरुत्पादन हो वो चराई से बच जाए। ये भी एक स्टैंडर्ड सिल्वीकल्चर प्रैक्टिस है जो ओल्ड फॉरेस्टर हमेशा मानते हैं। फिर लघु वनोपज का भी, मतलब लघु वनोपज में भी हम कलेक्शन में लगातार सेकंड पोजीशन में रह रहे हैं, जबकि हमारे टारगेट काफ़ी ज़्यादा है। और इसी के चलते फिर हमारे यहाँ पे कैंपा में नरवा के तहत भी काफ़ी काम हो रहे हैं। लगातार एनक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। नरवा का एक स्ट्रक्चर 30-40 जो मॉडल है वो दक्षिण सिंहपुर में एक एनक्रोचमेंट हटा के जो लोग एनक्रोच कर रहे थे उन्हीं के सहायता बनाया गया। बात से एक बात याद आई, और पुराने डीएफओ की बात किए तो श्री एन के पांडे जब यहाँ डीएफओ हुआ करते थे तो वो आग को, वनों में लगने वाली आग के लिए बहुत अच्छा मुहिम चलाए और वनांचल क्षेत्रों में जाकर के कार्यशाला आयोजित करते थे। और एक काम उन्होंने जो किया वो आज भी लोगों के मस्तिष्क पटल पर है। वो गांव में ही एक समिति, वन समिति बना दी और वो लोग वहाँ की मदद करते थे, विभाग की एक तरह से। अब ये देखिए, ये जेएफएमसी का मॉडल है, उसमें माननीय नरेंद्र पांडे सर ने बहुत अच्छा काम किए थे। जो मॉडल काम किए थे वहाँ पे, अब वही सिस्टम है जो जेएफएमसी है, वही से फायर वॉचर होते हैं और वही लोगों को फायर हट बना दिया जाता है, उन्हीं लोगों को फायर ब्लोअर दिया जा रहा है और वही आग का सुरक्षा कर रहा है। वही सिस्टम पूरा छत्तीसगढ़ में चल रहा है। मैम, आलोक कटियार साहब से लेकर के बिसेन साहब तक के लगातार
इतने पौधे लगाने का, वृक्षारोपण का काम हुआ। धमतरी जिले शायद अव्वल रहा है और बहुत सारे फलदार औषधि पौधे और छायादार पौधे। तो अभी तकरीबन कितने पौधे लग रहे हैं? क्या पिछले साल भी लगा, इस साल भी लगना है? कोई इसकी योजना बनी है क्या? ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं औषधि पौधे पे। जैसे मैंने आपको बोला कि 20,000 के ऊपर एलोवेरा के पौधे लगाए गए, लेमन ग्रास के पौधे लगाए गए हैं, तिखुर के पौधे लगाए जा रहे हैं। अभी हम लोगों का क्योंकि वैसे ही घना वनांचल है, हमारे वनांचल घना है, तो यहाँ पे बड़े पौधों का वृक्षारोपण का हम वैसे ही वनों से आच्छादित है, ताकि लघु वनोपज को प्रश्रय मिले। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा औषधि रोपा का पौधों का रोपण और जिससे लघु वनोपज का हो सकता है ऐसे रोपण कर रहे हैं। इससे दो फायदा होगा, एक तो लोगों का रोजगार बढ़ेगा और नॉर्मली जो पूरा डिपेंडेंस इस सब चीज़ के लिए जंगल पे है वो भी थोड़ा कमेगा और जंगल का भी सेहत अच्छा रहेगा। ये लघु वनोपज की जो क्रय इस बार शायद 2 सालों से शासन खरीद रही है, तो ये किन कोई समूहों के माध्यम से, कोई ग्राम के या संस्था या विभाग, किस तरह से हो? समूह के माध्यम से खरीदा जाता है। तो धमतरी जिले में अभी कितने समूह क्रियान्वित संचालित हैं जो खरीद रही है? हमारे जिला में अभी 60 समूह हैं जिनके माध्यम से लघु वनोपज खरीदी की जा रही है। 50 लघु वनोपज का लगातार खरीदी की जा रहा है यहाँ पे, जिसमें से कुछ का अभी ऐड, जैसे आप लोग नाम भी उतना नहीं सुनेंगे पर बहुत आयत में मिलता है और मार्केट में भी डिमांड है। जैसे नगर मुथा भी है, धवाई फूल है, इस साल से पलाश फूल का भी खरीदी हो रहा है, सफ़ेद मूसेली है, नीम का बीज है, फिर जो स्टैंडर्ड इमली है, शहद है, लाख है, हर्रा है, बहरा है, ऐसे करके लघु वनोपज का चरोटा बीज है, ऐसे करके समूह के माध्यम से खरीदी की जा रहा है। और कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय वन मंत्री दोनों का कड़ी निर्देश था कि लघु वनोपज से ग्रामीणों का आय आता रहना चाहिए ताकि उनमें कोई परेशानी ना आए। यदि 60 समूह खरीद रही है तो उसमें यदि 10 का भी हम जोड़ें तो उनका एक जीविकोपार्जन का हो जाता है और जो वनोपज को लाते हैं उन लोगों को भी रोजगार। उन लोग वनोपज ला रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो जंगल के अंदर में रहे उनको कोरोना काल में परेशानी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ शासन के जो प्रोएक्टिव स्टांस रहा लघु वनोपज खरीदी में, देश में अव्वल रहे। और हमको कहते हुए खुशी है कि धमतरी जिला ने भी उनके मंशा में उन्होंने जितना चाहते थे उनके आदेश से हम लोगों ने भी CCF सर के मार्गदर्शन में, PCCF सर, MD सर के मार्गदर्शन में, उन दोनों के आदेश अनुसार हम लोगों ने काम किए। और हम लोगों ने जब कोरोना में लॉकडाउन हो गया तो वो लोग हाट बाज़ार में आ नहीं पाते थे, तब हम लोगों ने गांव-गांव में जाके एक वेट मशीन लगा के बैठ गए और गांव में वही लोगों के घर घर जाके उनसे हम लोगों ने वनोपज खरीदी किए और टाइम में पेमेंट किए। हमारे यहाँ पे आज भी 100% पेमेंट अप टू डेट है ताकि लोगों को रोज़गार मिलता रहे। और ये दूरदर्शिता के कारण से वनांचल के लोगों को लॉकडाउन के टाइम में परेशानी जहाँ पे वन नहीं है उसके मुकाबले बहुत कम हुई, सिर्फ ये रोज़गार के तहत। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, लेकिन लोगों के मन में वर्षों से एक चीज़ है कि वन की जवाबदारी तो वन विभाग की ही है, या पर्यावरण को सहेजने के लिए लोग ज़्यादा जवाबदार नहीं होते। एक जिले के सबसे बड़े अधिकारी वन विभाग के होने के नाते किस तरह से संदेश देंगे और कैसी बातें उन लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो करूँगी, जो जिम्मेदारी है वो तो जिम्मेदारी ऑब्वियसली है। लाइक आई ऑलवेज टेल माई स्टाफ, मुझे पर्यावरण बचाने के लिए तनख्वाह मिलता है, तो मेरे से जिम्मेदारी कोई ले नहीं सकता। वो तो जिम्मेदारी मेरा है और वो मैं ना तो टाल नहीं सकती, ना बोल किसी और के ऊपर थोप सकती हूँ। ये मेरा काम है, तो ऑब्वियसली वन विभाग का प्राइमरी रोल है पर्यावरण को बचाने में, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो चीज़ मैं लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि हम तो हमारे ड्यूटी करेंगे, आप अपने तरफ से उनका एक निवेदन ही मान लीजिए, क्योंकि जैसे मैं बार बार ही बोल रहा था, मैं कन्फ्रंटेशन पसंद नहीं करता।
गांव वाले हो, उनका दुख अगर होता है तो मैं उनको कभी नहीं बोलता हूं कि आपका दुख होना गलत है, आपका दुख सही है। बिना कन्फ्रंटेशन में जाके मैं लोगों को एक निवेदन करना चाहूँगी कि अपना कुछ आदतें थोड़ा ठीक कर ले। घर से बाहर जाने के टाइम में स्विच ऑफ कर दे। ट्रैफिक लाइट में खड़ा रहने के टाइम में थोड़ा गाड़ी बंद कर दे। स्पीड थोड़ा कम से गाड़ी चलाए। पानी गर्म उतना ही करे जितना एकदम ज़रूरी हो, क्योंकि आपको ये सारे चीज़ के लिए कोयला या सामान लगता है और वो सारे ज़्यादा से ज़्यादा निकलने के लिए जंगल काटना पड़ता है। जंगल काट के हम दूसरे जगह वृक्षारोपण तो कर देते हैं, पर जंगल सिर्फ पेड़ पौधा नहीं, वो जीव जंतु का घर भी है। वो उजड़ा हुआ घर वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं एक जंगल के अधिकारी होके खास करके बच्चों को निवेदन करना चाहूँगी कि इसलिए मोबाइल ना खरीदे कि नया मॉडल आ गया है। अगर आपका पुराना वाला काम कर रहा हो, उससे आपका काम चल रहा हो, तो उसको इस्तेमाल करें। वो जब खराब हो जाता है तो नया खरीदिए। जो अपना ज़रूरत है उसके हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। बिजली या एनर्जी का देख के रिस्पॉन्सिबली पानी को नष्ट ना कीजिए, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाइए। ये सारा चीज़ है जो आप खुद कर सकते हैं। और उसके बाद जो बचाने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, उसके लिए तो हम बैठे ही हैं और उसका जिम्मेदारी हम खुशी खुशी संपूर्ण रूप से अपने सिर पे लेते हैं और हम अपने सिर पे ही लेंगे और लगातार हम उसी पे काम करते रहेंगे। पर्यावरण दिवस से हमें अभी चूँकि कोरोना काल भी है और लोगों को रोजगार मूलक काम एक तरह से वन विभाग की ओर से ही मिल रहा है, हम वनों के प्रति भी उतने ही ईमानदार रहें जैसे वो हमारे एक जीवन का अंग है। इसे लोगों को समझाने के लिए क्या वन विभाग की ओर से, आपकी ओर से कोई और पहल आगामी समय में हो सकती है? देखिए, यही है, हम कोशिश यही करेंगे कि वन को नष्ट ना करके वन से जितना लोगों का रोजगार मिल सके, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय वन मंत्री का सतत प्रयास है। और हम तो देखिए अधिकारी है, जो नियम बनता है उसका पालन करना हमारा काम है। ये उनका मनसा है, हमारा काम है उनका मनसा को धरातल में ले आने का। भारत शासन में भी यही मनसा है, राज्य शासन में भी यही मनसा है, तो उसी के ऊपर हम रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा प्रोजेक्ट लाना कि लोगों को बिना जंगल को नष्ट ना करके रोजगार मिलता रहे, ताकि लोगों को जंगल के प्रति प्रेम हो और चेतना बढ़े। टोटल 261 समूह लघु वनोपज के खरीदी में लगे हुए हैं, गांव-गांव, हाट बाजार और बंधन केंद्र मिला के, और लगातार लघु वनोपज का खरीदी कर रहे हैं। एवं लॉकडाउन के टाइम में भी गांव-गांव में जाके वेट मशीन लेके वो लोगों के घर घर जाके खरीदी की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। तो ये तमाम सवालों के जो आपने जवाब बड़ी बेबाकी से दिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने जो बताई कि हम वनों की रक्षा कैसे करें, वन्य प्राणियों की रक्षा कैसे करें और अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से निभाएं, इसके लिए हमारे तमाम दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे EFO सतुविसा समाजदार जी, जो पूरे वन्य प्राणियों से लेकर के मानव जाति के जीवन को आधारित और पूरे हर प्रकार से पर्यावरण की संरक्षण और संवर्धन को लेकर के हमारे सामने बात की। हम इसी तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल जगत के साथ में पर्यावरण को लेकर के आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए आप MG TV।